हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत एजुकेशन हब पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे सामाजिक अध्ययन जो कक्षा 10 की बुक है। उस बुक में से जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, उन्हीं प्रश्नोत्तरों को हम अध्ययन कर रहे थे उनका। तो हमने देखो पहले 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, 2 भाग उसके पढ़ चुके हैं। तो आज का अपना यह जो भाग है वो तीसरा भाग है, यानी ये अपनी तीसरी क्लास है आज की। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। अगर आपको पसंद आए, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है संस्कृत एजुकेशन हब, और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। तो साथियों, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, प्रश्न नंबर 122 तक पढ़ लिया था कि दक्षिण भारत में नहर प्रणाली किसकी देन है। तो वह है चोल शासकों की देन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे अगला प्रश्न, यानी कि 123 से आगे के प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 123 है, मंदिरों की जो गोपुरम शैली का विकास हुआ है वो किसके काल में हुआ है। तो इसका जवाब हो जाएगा चोल शासकों के। चोल शासक थे, उनके काल में जो मंदिरों की गोपुरम शैली थी उनका विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, किस काल में स्त्रियां संपत्ति की मालिक होती थी। तो वो था चोल काल में जो स्त्रियां थी उन्हें संपत्ति का मालिकाना हक होता था। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125, किस शासक ने पल्लव साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पल्लव साम्राज्य की स्थापना करने वाला था विष्णुगोप। विष्णुगोप ने पल्लव साम्राज्य की स्थापना की थी। अपना अगला प्रश्न आता है, मत विलास प्रहसन नामक नाटक किसने लिखा था। तो ये नाटक लिखा था महेंद्र वर्मा प्रथम ने। अपना अगला प्रश्न है, किन राजाओं ने महाबलीपुरम नगर की स्थापना करके वहाँ 5 रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। वो कौन सा राजा था। तो वो राजा थे पल्लव राजा, यानी पल्लव राजाओं ने महाबलीपुरम नगर की स्थापना करके वहाँ पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, कक्षा 10 की पुस्तक सामाजिक अध्ययन के अनुसार। अगला प्रश्न है, चालुक्य नरेशों में सबसे प्रसिद्ध कौन है। तो वह है पुलकेशन द्वितीय। जो पुलकेशन द्वितीय था वो चालुक्य नरेशों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। अपना अगला प्रश्न है, विक्रमांक देव चरित का लेखक कौन था। विक्रमांक देव चरित का लेखक कौन था। तो वो था विल्हण। मिताक्षरा व्याख्या का लेखक कौन था। वो हो जाएगा विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी थी। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। तो ग्रंथ है मिताक्षरा, जिसे हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, शक किस क्षेत्र के विदेशी आक्रमणकारी थे। तो वो थे मध्य एशिया के। रामायण व महाभारत काल में शकों को किनके साथ रखा गया था। तो रामायण और महाभारत काल में जो शकों को यवन व कन्नौजों के साथ रखा गया था। अगला प्रश्न है, शक किस रास्ते से भारत आए थे। तो वो आए थे बोलन दर्रे से 71 ईस्वी पूर्व में। 71 ईस्वी पूर्व में शक बोलन दर्रे से भारत आए थे। अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 135 है, किस कथानक में शकों के प्रथम आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो वो कथन है कालकाचार्य है। अगला प्रश्न, शकों ने किस स्थान को जीतकर भारत में शक शासन की स्थापना की थी। तो वो था सिंधु प्रदेश, जिसको जीत करके शक शासन की स्थापना की थी शकों ने। अगला प्रश्न है, किस शक शासक को महाक्षत्रप कहा गया है। तो वो शासक था राजबुल को महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, उज्जैनी व काठियावाड़ में शक शासक को किसने स्थापित किया था। उज्जैनी और काठियावाड़ में जो शक शासन था उसको किसने स्थापित किया था। तो वो था चष्टन ने स्थापित किया था। अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 139, तक्षशिला में शक शासकों को किस नाम से संबोधित किया गया था। देखिए, तक्ष जो शिला थी उसमें शक शासकों को मावेज व एजेज इन 2 नामों से संबोधित किया गया था।
अगला प्रश्न है, कालकाचार्य कथानक में शकों को क्या कहा गया है? तो जो कालकाचार्य कथानक था उसमें शकों को सगकुल कहा गया है। क्या कहते हैं? सगकुल कहा गया है। किसमें? कालकाचार्य कथानक में। अगला प्रश्न आता है, चष्टन के वंशजों ने अपने लेखों व मुद्राओं पर किसका उल्लेख किया है? तो वह किया है शक संवत का। जो चष्टन थे उसके वंशजों ने अपने लेखों पर और मुद्राओं पर शक संवत का उल्लेख किया है। प्रश्न नंबर 142 है, शक शासन का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो हो जाएगा रुद्रदमन। रुद्रदमन ही शक शासन का सबसे प्रतापी शासक था। अपना अगला प्रश्न आता है, मध्य एशिया की कौन सी बर्बर जाति दैत्य उपनाम से संबोधित की जाती थी? जो मध्य एशिया की जाति है एक, इसको बर्बर जाति या दैत्य, बर्बर जाति दैत्य उपनाम से संबोधित किया गया है, वो थी हूण। हूण थी मध्य एशिया की एकमात्र इस जाति थी जिसको बर्बर जाति दैत्य उपनाम से भी संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न आता है, हूणों का पहला आक्रमण भारत में किसके काल में हुआ था? तो वो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के काल में ही हूणों का प्रथम आक्रमण भारत में हुआ था। अपना अगला प्रश्न आता है, किस हूण सरदार को भारत में पहली विजय प्राप्त हुई जिसके बाद उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो वो था तोरमान। तोरमान सरदार था जिसको भारत में पहली विजय प्राप्त हुई थी और उसके बाद उसने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। साथियों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं रीट एग्जाम की दृष्टि से, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको पसंद आए तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है संस्कृत एजुकेशन हब, और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें। हम इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक जो सभी सामाजिक अध्ययन और भूगोल और राजनीति विज्ञान की जो पुस्तकें हैं उन सभी पुस्तकों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने इसी अगले क्रम में अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, हूणों के आक्रमण ने भारत के किस साम्राज्य को समाप्त करते हुए भारत की राजनीतिक एकता समाप्त कर दी थी? तो वह था गुप्त साम्राज्य। अगला प्रश्न है, कुषाणों को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए, कुषाणों को युची और तोचेरियन इन दो उपनामों से भी जाना जाता है। अपना अगला प्रश्न आता है, कुषाण जाति के गौरव का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुषाण जाति का जो गौरव था उसका संस्थापक माना जाता है कुजुल और कडफिसिस प्रथम को। कुजुल और कडफिसिस प्रथम को, जिसका काल था 1500 ईस्वी से 65 ईस्वी के मध्य। अपना अगला प्रश्न आता है, भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाने वाला कुषाण शासक कौन था? तो वो था विम कडफिसस द्वितीय था, जिसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक के काल में कश्मीर में कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो वो था कनिष्क। कनिष्क के काल में कश्मीर में एक कुंडलवन नाम का एक स्थान है जहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। अगला प्रश्न अपना आता है, कनिष्क ने किस स्थान पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था? तो कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया था। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति किसके निर्देशन में संपन्न हुई थी? तो वो था आचार्य पार्श्व, जिसके निर्देशन में चतुर्थ बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। अब पढ़ रहे हम अध्याय 2 से, जो कक्षा 10 की बुक है सामाजिक अध्ययन की, उस बुक से में जो अध्याय 2 है जिसका नाम है संघर्षशील भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। तो इसमें द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। अब तक जो प्रश्न पढ़ रहे थे वो प्रथम अध्याय से थे, वो सभी प्रश्न क्या थे? प्रथम अध्याय से थे। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो द्वितीय अध्याय के प्रश्न है कक्षा 10 के सामाजिक अध्ययन की बुक से, जिसका नाम है संघर्षशील भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। तो आइए जानते हैं अपने अगले अध्याय को, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो द्वितीय अध्याय के पहला प्रश्न है अपना, अरबों के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? तो वो हुआ था ठाणे तट पर 636 ईस्वी में अमर खलीफा के समय हुआ था। अरबों द्वारा पहली बार भारत पर आक्रमण किया गया था। द्वितीय अध्याय का दूसरा प्रश्न है,
भारत पर हुए पहले अरब आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भारत पर हुए पहले अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है फुतुह उल बुल्दान से। कहाँ से मिलती है? फुतुह उल बुल्दान से मिलती है। अपना अगला प्रश्न आता है 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर व अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम के मध्य युद्ध का वर्णन किसकी रचनाओं में मिलता है? तो वो था बाबा धुरी। इन्हीं की रचनाओं में यह आक्रमण मिलता है। अपना अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4 जो द्वितीय अध्याय से है। कश्मीर के किस शासक ने मोहम्मद बिन कासिम को कड़ी टक्कर दी थी? तो वो था जयपाल और आनंदपाल। इन दो शासकों ने जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को कड़ी टक्कर दी थी। ये दोनों शासक कहाँ के हैं? तो ये हैं कश्मीर के, कश्मीर के रहने वाले हैं, कश्मीर के शासक हैं। 5वां प्रश्न है भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अपना अगला प्रश्न है गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो गुलाम वंश है उसको यामिनी और इलबरी इन दो उपनामों से भी जाना जाता है। अपना अगला प्रश्न आता है कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी पुकारा जाता था। क्या नाम था उसका? लाख बख्श। अगला प्रश्न है गुलाम वंश की राजधानी किसे बनाया गया? तो गुलाम वंश की राजधानी थी वो थी लाहौर। लाहौर को गुलाम वंश की राजधानी बनाया गया था। 10वां प्रश्न है द्वितीय अध्याय से कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत की स्मृति में करवाया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इस संत की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था कुतुब मीनार का। अपना 11वां प्रश्न आता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने पहली मंजिल बनवाई थी कुतुब मीनार की, यानी कि इसका जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था इसकी पहली मंजिल का निर्माण। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? तो वो था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसकी पहली मंजिल बनवाई थी और जो इल्तुतमिश है इसने इस कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोनों प्रश्न। अपना अगला प्रश्न आता है मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता किसे माना जाता है? तो मुस्लिम साम्राज्य का जो वास्तविक संगठनकर्ता है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न इल्तुतमिश ने रणथंबोर को कब जीता? तो वो सन था 1226 ईस्वी में। अगला प्रश्न इल्तुतमिश की कौन सी पुत्री शासक बनी थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ही थी जो इल्तुतमिश की पुत्री शासक बनी थी। अगला प्रश्न आता है रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ संपन्न हुआ? तो वो था अल्तुनिया। अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान ने अपना विवाह संपन्न करवाया था। अगला प्रश्न आता है रजिया सुल्तान की उसके पति के साथ हत्या किन्होंने करवाई थी? तो वो था परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीर। तुर्की अमीर ने ही उन दोनों की हत्या करवाई थी। अगला प्रश्न है बलबन का मूल नाम क्या था? जो बलबन था उसका मूल नाम था उलुग खां। क्या था? उलुग खां बलबन का मूल नाम था। अपना अगला प्रश्न आता है शत्रु पर लोह व रक्त की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो शत्रु पर लोह और रक्त की नीति शुरू की गई थी बलबन के द्वारा। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको कुछ नया मिले, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में हम अध्ययन कर रहे हैं, सीरियसली अध्ययन करना चाहते हैं, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पुनः आपसे आग्रह है और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अपना अगला प्रश्न आता है बलबन की मृत्यु 1286 के बाद सत्ता संघर्ष में कौन अगला शासक बना था? यानी बलबन की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद में शासक कौन बना था? वो था जलालुद्दीन शासक।
अगला प्रश्न आता है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अपना अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर अपना क्या नाम लिखवाया था? तो वो था द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर नाम लिखवाया था। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर हमला करके उसे कब लूटा था? तो वो सन था 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था और उसे लूटा था। अगला प्रश्न आता है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के रावल रतन सिंह को हराकर चित्तौड़ कब जीता था? तो वो सन था 1303। ये भी प्रश्न दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, अधिक बार ये पूछे जाते हैं, तो दोनों प्रश्न ध्यान में रखना है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के रावल रतन सिंह को हरा करके चित्तौड़ कब जीता था? तो वो सन था 1303 ईस्वी। अगला प्रश्न आता है, हिंदू से धर्मांतरित होकर मुस्लिम बने किस सेनापति ने अलाउद्दीन का सर्वाधिक साथ दिया था? तो वो था मलिक काफूर, जिसने हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म स्वीकार करके अलाउद्दीन का सेनापति बना था और उसका सर्वाधिक साथ दिया था। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को अपनी रचना खजाइल फुतूह में क्या कहा था? तो वो कहा था विश्व का सुल्तान व जनता का चरवाहा। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। किसके लिए कहा था? अलाउद्दीन के लिए कहा था। और किस में कहा था? खजाइल फुतूह में। खजाइल फुतूह में कहा था। एक ही प्रश्न में तीन प्रश्न समाहित किए हैं मैंने आपके लिए। अगला प्रश्न है, वह पहला शासक जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था वह कौन था? यह प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। तो वह पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित करके किस उपाधि को धारण किया था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने स्वयं को खलीफा घोषित करके उल वासिफ बिल्लाह की उपाधि को धारण किया था। अगला प्रश्न आता है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। यही खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न आता है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ही तुगलक वंश का संस्थापक था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में था जिसे राजदूत के रूप में चीन भेजा गया था? तो वो था मोहम्मद तुगलक के दरबार में, जिसे राजदूत के रूप में कहाँ भेजा गया था? चीन भेजा गया था। किसको? इब्न बतूता को। वो कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। सभी प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न आता है अपने, किस शासक ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र का नाम लिखवाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ साथ अपने पुत्र का नाम भी अंकित करवाया था। किस शासक ने हांसी से सिरसा के मध्य नहरों का निर्माण करवाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हांसी से लेकर के सिरसा के मध्य तक नहरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आता है, तुर्क आक्रांता तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके भयंकर नरसंहार व लूटपाट कब की थी? तो 1338 में की थी भयानक नरसंहार तैमूर लंग ने। अगला प्रश्न है, तैमूर ने दिल्ली को जीतकर किसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था? तो वो था खिज्र खां। खिज्र खां ने दिल्ली को जीत करके अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था खिज्र खां को तैमूर ने किया था। अपना अगला प्रश्न आता है, खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो वो था सैयद वंश। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आता है, सैयद वंश के किस शासक ने सर्वशाह की उपाधि धारण की थी? सैयद वंश के किस शासक ने सर्वशाह की उपाधि धारण की थी? तो वो था मुबारक शाह, जिसने सर्वशाह की उपाधि धारण की थी। अपना अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 38,
लोधी वंश का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली पर शासन किया था? तो लोधी वंश का प्रथम शासक था बहलोल लोधी, जिसने दिल्ली पर शासन किया था। अपना अगला प्रश्न है, लोधी वंश के किस शासक ने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी? तो वो था निजाम शाह। लोधी वंश का निजाम शाह था जिसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, लोधी वंश के किस शासक ने राणा सांगा से युद्ध किया था? तो वो था इब्राहिम लोधी, जिसने राणा सांगा से युद्ध किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो वो था बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसके युद्ध के बाद हुई थी? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, उस प्रथम युद्ध के बाद में भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आता है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था महमूद गजनी, एक तुर्की शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न आता है, युद्ध के समय लूट का माल क्या कहलाता था? तो युद्ध के समय जो लूट का माल था वो कहलाता था खम्स, उसे खम्स के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न आता है, मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु किस विभाग की स्थापना की थी? तो वो था दीवाने अमीर को ही एक अलग विभाग बनाया था। किसने? मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था, भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए। अगला प्रश्न आता है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो था बाबर। इसने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था और भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना की थी। अगला प्रश्न आता है, बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला तैमूर वंशीय शासक कौन था? तो वो था बाबर, जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न आता है, खानवा का युद्ध जिसका समय था 1527 ईस्वी, बाबर ने किस पद्धति से लड़ा था? खानवा का युद्ध था वो बाबर ने किस पद्धति से लड़ा था, किस पद्धति का प्रयोग किया था खानवा के युद्ध में? तो वो थी तुलगुमा पद्धति। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में विजयी होकर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो थी गाजी। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, खानवा के युद्ध में विजयी होकर बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में मुगल सेना में जोश भरने के लिए बाबर ने कौन सा नारा दिया था? तो वो था जिहाद का नारा। बाबर ने जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में मुगल सेना में जोश भरने के लिए। अगला प्रश्न आता है, बाबर को आगरा में दफनाने के बाद दोबारा उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया था? वो थी काबुल, वो जगह थी काबुल। तो बाबर का 2 बार दफनाया गया था, एक बार तो आगरा में और दूसरी बार उसकी इच्छा के अनुसार कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। दोनों जगह आपको ध्यान में रखनी है, आगरा और काबुल। अगला प्रश्न आता है, बाबर द्वारा उसकी दिनचर्या पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो वह है बाबरनामा, जिसे बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी दोनों ही नामों से पुकारते हैं, जो कि बाबर की दिनचर्या पर लिखी हुई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? तो वो था अब्दुल रहीम खान खाना, जिसने बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी हुई पुस्तक बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। किसने करवाया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अपना अगला प्रश्न है, हुमायूं ने किस नए शहर की स्थापना की थी? तो वो था दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं को किस युद्ध में शेर खां से पराजित होना पड़ा था? तो वो था बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ था जिसे हुमायूं को शेर खां से पराजित होना पड़ा था। अगला प्रश्न आता है, चौसा युद्ध में विजयी होकर शेर खां ने अपना क्या नाम रखा था? तो चौसा युद्ध में विजयी होने के बाद में शेर खां ने अपना नाम शेर शाह किया था। शेर शाह से पहले उसका नाम क्या था?
शेर खां था। और किस युद्ध के बाद उसने अपना नाम शेर खां से शेर साहब को रखा? तो वो था चौसा का युद्ध। और वो कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। अगला प्रश्न आता है, शेर शाह का मूल नाम क्या था? तो शेर शाह का मूल नाम था फरीद खां। प्रश्न नंबर 58, किस युद्ध में हुमायूं युद्ध भूमि से हारकर भाग गया था और दिल्ली की सल्तनत शेर शाह को मिली थी? तो वो था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हुमायूं जो था वो युद्ध भूमि से हारकर भाग गया था और दिल्ली की सल्तनत जो थी वो शेर शाह को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न आता है, अकबर की माँ कौन थी? तो अकबर की माँ का नाम था हमीदा, भटकल के शेख अली अख्तर की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा गया था? तो वो सन था 23 जुलाई 1555 को हुमायूं के द्वारा दोबारा दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए थे। अगला प्रश्न है, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था फरीद, जिसे शेर खां भी कहा जाता है। शेर खां का मूल नाम था फरीद। अगला प्रश्न है, फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो वो था बिहार का एक शासक था जिसका नाम था बहादुर खां। बहादुर खां के द्वारा फरीद खां को शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अपना अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक के विरुद्ध शेर शाह बड़ी मुश्किल से जीत पाया था? तो वो था मालदेव। मालदेव शासक था मारवाड़ का, जिसके विरुद्ध शेर शाह बड़ी मुश्किल से जीता था। और इस जीत के बाद शेर शाह ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये भी लाइन आपको याद में ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, जेता और कुप्पा किसके सेनापति थे? तो वो थे मालदेव के। जेता और कुप्पा दोनों ही मालदेव के सेनापति थे। देखो मैंने कहा था वो बात आ गई है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। तो वो किसने कहा था? वो कहा था शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न अपना आता है, किस अभियान पर शेर शाह की बारूद में विस्फोट से मृत्यु हो गई थी? तो वो था कालिंजर अभियान, जो 1544 में हुआ था। उस अभियान में शेर शाह की बारूद में एक विस्फोट हुआ था, जिस विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो साथियों, आज की इस क्लास में इतने ही प्रश्न हैं। अगर आपको पसंद आई तो अपने इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रश्न और आपके लिए जाएँ, देखिए मैंने 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज का ये तीसरा वीडियो है और आगे एक वीडियो और अपलोड होगा, चौथा भाग, जिसमें कक्षा 10 के जो संपूर्ण प्रश्न हैं इस द्वितीय पाठ से वो हम पढ़ लेंगे। तो जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए।